नमस्कार भैया बहन, मैं आचार्य धर्मेंद्र, सरस्वती विद्या मंदिर, रिंग बांध, भौदेपुर, सीतामढ़ी से। आइए, बेरोजगारी में थोड़ा सा और रह गया था, उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। अब यहाँ देख पा रहे हैं प्राथमिक क्षेत्रक है, वहाँ पर जो रोज़गार है वो रोज़गार जो होता है वो स्वरोज़गार के रूप में लोग वहाँ पर रोज़गार करते हैं। यानी कि पैसा कार्य जिसको खुद के द्वारा किया जाए, वहाँ पर वो किसी के अधीन रहकर कार्य नहीं करते, बल्कि अपनी स्वेच्छा से वहाँ पर कार्य करते हैं। ये आप देख सकते हैं प्राथमिक क्षेत्र में स्वरोज़गार। ठीक है, तो यहाँ पे सभी लोग जो ग्रामीण क्षेत्र होता है वहाँ पर अधिकतर लोग जो कृषि कार्य होता है उसमें लोग लगे रहते हैं। पूरा परिवार खेतों में जा कर के काम करता है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा परिवार कृषि कार्य में लगा हुआ रहता है। यहाँ पर आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर एक जूता चप्पल ठीक करने वाला व्यक्ति है जो जूता चप्पल ठीक कर रहा है। तो ये भी इसमें लगा हुआ है, ये भी स्वरोज़गार में लगा हुआ है। ये अक्सर आप जो आपका शहर है वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो कृषि कार्य में जितने लोग परिवार के लगे रहते हैं, उनके पास जो भी खेती योग्य भूमि होती है उस पर वो लोग कार्य करते हैं। ठीक है, तो वो जब सब लोग कार्य करते हैं तो वहाँ पर आपका जो प्रच्छन्न बेरोज़गारी है वो वहाँ पर विद्यमान होती है। ठीक है, तो यहाँ पर समस्या क्या है, इस प्रच्छन्न बेरोज़गारी के कारण जो लोग वहाँ पर खेती में लगे हुए होते हैं, जो भी उस खेत से उपज होता है, उत्पादन होता है, उस पर पूरे परिवार की हिस्सेदारी होती है। ठीक है, यानी कि सभी लोग एक साथ काम करते हैं, इसीलिए जो उत्पादन होता है उस पर सभी लोगों का अधिकार होता है, उसमें सभी लोगों की हिस्सा होती है। ठीक है, तो इसके कारण क्या है कि आप देखेंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर जो बेरोज़गारी है उसमें तो कमी आई है, लेकिन वो बेरोज़गारी प्रच्छन्न बेरोज़गारी के रूप में विद्यमान रहती है। ठीक है, उससे क्या फ़ायदा, उससे नुकसान क्या होता है कि जो परिवार के लोग आपको तो दिखेंगे कार्य करते हुए, लेकिन जो परिवार की गरीबी है वो कम नहीं होती है ना, क्योंकि उनका आय वो कितना भी मेहनत करें, आय तो उतना ही रहेगा, उस आय में बढ़ोतरी नहीं हो सकती है ना। हाँ, आय में बढ़ोतरी अगर करनी है तो क्या करना होगा, उस परिवार से कुछ लोग को निकाल करके दूसरे तरह का जो रोज़गार उपलब्ध होगा वो शहर में हो सकता है या गांव में हो सकता है, तो वहाँ जाना होगा, यानी कि रोज़गार की तलाश करना होगा। और लोग करते भी हैं, है ना, गांव से निकल करके शहरों में प्रवास करते हैं ताकि उनकी जो आमदनी है वो बढ़ सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो तीनों क्षेत्रक है उसके परिदृश्य की एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जो प्राथमिक क्षेत्रक है, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक, इसका जो परिदृश्य है वो प्राथमिक क्षेत्रक में जो कृषि क्षेत्रक है ना, इस क्षेत्रक में सबसे ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, है ना, और वहीं पर लोग कृषि कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं कि किस तरह से प्रच्छन्न बेरोज़गारी के रूप में लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं, है ना। लेकिन हाल फिलहाल क्या हुआ है कि कृषि जो होता था अब लोगों को समझ में आना शुरू हो गया है, और वहाँ से कुछ लोग निकल करके कहाँ जा रहे हैं, दूसरे क्षेत्रों में जा रहे हैं। यानी कि जो हमारा द्वितीय क्षेत्रक है, जो द्वितीय क्षेत्रक है वहाँ जा रहे हैं और तृतीय क्षेत्रक में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कृषि का जो श्रम का जो थोड़ा सा हिस्सा है वो निकल करके द्वितीय और तृतीय क्षेत्रक में जा रहा है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्रक में भी जो छोटे पैमाने पर जो विनिर्माण कार्य होते हैं, जो छोटे पैमाने पर विनिर्माण कार्य होते हैं, लोग वहाँ पर ज़्यादा जा कर के काम करते हैं, क्योंकि वहाँ से जो भी लोग निकलेंगे वो मज़दूर टाइप के लोग होते हैं और उनको मज़दूर के जैसा ही काम भी चाहिए। इसीलिए जो छोटा स्तर पर विनिर्माण होता है वहाँ पर इनके श्रम का सबसे अधिक उपयोग होता है। ठीक है।
जो तृतीय क्षेत्रक हमारा होता है ये सेवा क्षेत्रक है, और यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी आदि ये नई नई सेवाएं इसमें आई हुई हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो तृतीय क्षेत्रक है हमारा, तृतीय क्षेत्रक में बहुत सारी सेवाएं हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, वेयर हाउसिंग का हो गया, गोदाम जिसको बोलते हैं वो हो गया, इंश्योरेंस का हो गया, है ना, प्रशासनिक सेवाएं हो गई, है ना, विद्यालय हो गया, शिक्षा का क्षेत्र हो गया, ये सारा का सारा हमारा तृतीय क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो तृतीय क्षेत्रक है, यहाँ पर जो लोग जाते हैं काम करने के लिए, उसमें अधिकतर पढ़े लिखे लोग होते हैं, जिनको थोड़ा बहुत समझ हो, वही लोग वहाँ जा कर के काम कर पाते हैं। और जो नई तकनीक है इसमें जैव प्रौद्योगिकी है और सूचना प्रौद्योगिकी, तो इन क्षेत्रों में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा स्किल्स की आवश्यकता होती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुशल लोगों को ही, जो कुशल लोग होते हैं उन्हीं को रोज़गार मिलता है। ठीक है, तो कुशल लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिलता है। ठीक है, तो इसको आप एक कहानी के माध्यम से भी देख चुके हैं, है ना, कैसे एक गांव जो था हमारा, उसमें जो गांव की अर्थव्यवस्था थी, वहाँ पर लोग क्या कर रहे थे, नई नई रोज़गार का सृजन कर रहे थे। तो ये कहानी आपको पता है, तो इसको फिर से बताने की आवश्यकता नहीं है, एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर मोटे तौर पे मैं बता दूं, ये जो गांव था वहाँ पर लोग कृषि कार्य करते थे, सारा परिवार मिलकर कृषि कार्य करता था। जो भी उत्पादन होता था उनसे खाने पीने का खर्च उनका चल जाता था, है ना। कुछ सदस्य जो थे वो कपड़े भी बुनते थे, है ना, और अपने बच्चों को पढ़ाते थे। उसी में से एक परिवार जो था वो अपने बेटे को कृषि महाविद्यालय में भेजने का फैसला करता है, और वो उनका बच्चा वहाँ से कृषि वैज्ञानिक बन के गाँव आता है और एक हल का निर्माण करता है, जिसके द्वारा जो खेत फसलों का उपज था वो बढ़ गया। खासकर गेहूं का जो उपज था वो बढ़ गया। गेहूं का उपज बढ़ जाएगा तो आय भी बढ़ जाएगा। अब उस गेहूं को, जो एक्स्ट्रा गेहूं होता था, उसको बाज़ार में ले कर के बेच देते थे। इसको देख कर के गाँव को लोगों को भी लगा कि नहीं भाई, अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए, पढ़ाने से फ़ायदा हो रहा है। इनका बेटा इंजीनियर बना और हल का निर्माण किया, उससे सभी लोगों को फ़ायदा हुआ। ठीक है, तो सभी लोगों ने तय किया कि हमें भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। उन्होंने गाँव के पंचायत से रिक्वेस्ट किया कि गांव में एक स्कूल खुलवा दीजिए, हम सभी अपने बच्चों को वहाँ पर भेजेंगे। तो गांव के स्कूल भी खुल गया। तो देखिए, अभी तक गांव के स्कूल खुलने तक 2 रोज़गार का सृजन हो गया। एक, वो कृषि वैज्ञानिक बन करके आया और उसने हल का निर्माण किया, तो हल बनाने का कार्य वहाँ पर शुरू हो गया, और उसमें बहुत सारे मजदूर भी लगते होंगे, तो वैसा कार्य वहाँ पर सृजित हो गया, यानी कि रोज़गार सृजित हो गया। दूसरा, स्कूल खुला तो स्कूल में शिक्षक आएंगे, शिक्षक का भी एक रोज़गार शुरू हो गया। ठीक है, फिर बच्चे पढ़ाई करने लगे। कुछ साल के बाद से, पढ़ने के बाद से, अब लड़के जब थोड़ा बहुत पढ़ गए, उसी में से एक लड़की सिलाई सीख ली, सिलाई के प्रशिक्षण ले ली, और वहाँ गांव के लोगों का जो कपड़ा था वो सिलने लगी। तो यहाँ पर देखिए, एक सिलाई का काम भी सृजित हो गया, है ना, वहाँ पर एक सिलाई का गांव भी सृजित हो गया। ये एक साधारण गांव की कहानी है। ठीक है, इसी तरह से बहुत तरह का कार्य सृजित हो सकता है। ये तो एक गांव का उदाहरण है। हम बता रहे थे जैसे कि अगर मान लीजिए कि जहाँ पर समस्याएं हैं वहाँ पर विकास करने के अवसर भी बहुत ज़्यादा उपलब्ध होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अभी हाल फिलहाल आपने देखा कि अपने यहाँ बिहार में जो बाढ़ है वो लोगों को बहुत परेशान करती है, उनके फसलों को चौपट कर देती है ना, उनकी आय और कम कर देती है। तो इस समस्या को अगर सुलझा लिया जाए, यानी कि बाढ़ की जो समस्या है इसको रोका जाए, तो इसको रोकने के क्रम में भी बहुत सारे रोज़गारों का सृजन हो सकता है। अब जैसे सोचिए कि इस प्रकार का अगर रोज़गार उपलब्ध कराना है, लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराना है, और तो क्या होगा कि जो बारिश का वर्षा का जल है उसको हम लोगों को व्यवस्थित करना होगा, और उसको व्यवस्थित करने के लिए जगह जगह तालाब खुदवाने होंगे, है ना, बांध बनाने होंगे, और उस बांध को, तालाब को खोदने के लिए बहुत सारे मजदूर, इंजीनियर की आवश्यकता होगी। नदियों को एक दूसरे से जोड़ना पड़ेगा, नहर बनानी पड़ेंगी, है ना। अब
उस नहर को बनाने के क्रम में इलेक्ट्रिफिकेशन भी किया जा सकता है, यानी कि जो नहर नीचे तो नहर रहेगा, ऊपर हम लोग सोलर पैनल लगा करके इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं सौर ऊर्जा के माध्यम से। और नीचे नहर में अगर सालों भर पानी की व्यवस्था कर दी जाए तो उस नहर में मछलियों का पालन भी किया जा सकता है। तो इस तरह से जो समस्याएं हैं वो भी सुलझ जाएंगी। अगर ये सब कुछ संभव हो जाए तो जो बाढ़ की समस्या है वो बिहार से लगभग दूर हो जाएगी। और इसको दूर करने के क्रम में इतना ज़्यादा करोड़ों रोज़गार का सृजन हो जाएगा पूरे ज़िले में, है ना, और जिसमें बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल जाएगा। तो समस्याएं भी ख़त्म हो जाएगी और रोज़गार का सृजन भी हो जाएगा और हमारे बिहार की तरक्की भी शुरू हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ हैं जो हमें करना चाहिए। हम जो छोटे लोग होते हैं वो काफ़ी कम ही कर सकते हैं, लेकिन इस पर विशेष रूप से सरकार जो है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। ठीक है भैया बहन, तो आप समझ चुके होंगे कि बेरोज़गारी क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, बेरोज़गारी से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं और इस बेरोज़गारी को कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, ना स्वस्थ होंगे, और ये भी उम्मीद है कि आप लोग अपने गृह कार्य होमवर्क को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, अपना नोट्स बना रहे होंगे। जैसे ही विद्यालय खुलता है वैसे ही आपके नोटबुक को मंगाया जाएगा, है ना, और उसको चेक भी किया जाएगा। आगे आपका जो होमवर्क है वो अभ्यास के जितने प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर लिखने का प्रयास करिए। और उत्तर जो लिखेंगे वो आप अपनी भाषा में लिखेंगे, है ना, कहीं से रटी रटाए या लिखी लिखाई चीज़ों को नहीं लिखना है। आपका खुद का उत्तर होना चाहिए, है ना। अगर आप खुद का उत्तर लिखेंगे तो आप में जो सृजनात्मक शक्तियाँ हैं वो जागेंगी, आपकी क्रियात्मकता बढ़ेगी, है ना। तो आप प्रयास करेंगे तो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।